नमस्कार दोस्तों। भारत की खुशहाली छिन चुकी है। भारत के किसानों की खुशहाली छिन चुकी है। भारत के युवाओं की खुशहाली छिन चुकी है। भारत की लड़कियों की बेटियों की खुशहाली छिन चुकी है। भारत के कामगारों की खुशहाली छिन चुकी है। भारत के आम जन की खुशहाली छिन चुकी है, क्योंकि संघियों के झूठ ने देश पर कब्जा कर लिया है। संघियों की नफरत ने देश पर कब्जा किया है। संघियों के साजिशों ने आपको कंगाली में ढकेल दिया है, बर्बादी में ढकेल दिया है और गुलामी की फिर से जंजीर पहनाई जा रही है, लगातार पहनाई जा रही है। यह आपने देख लिया कि कैसे अमेरिका से भारत के नागरिक गुलामी की हथकड़ियां और बेड़ियां पहनकर आए। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ। कोलंबिया जैसा छोटा देश भी इसका विरोध कर रहा था। मैक्सिको तक इसका विरोध कर रहा था और मैक्सिकन के अलावा नेपाल जैसे देश ने इसका विरोध किया तो उनके नागरिक बगैर हथकड़ियों बेड़ियों के आए थे। लेकिन हमारे यहां लड़कियां तक इससे अछूती नहीं थी। कहा गया ये तो अवैध है, यही नैरेटिव बनाया गया। तो अवैध क्या वो वैध थे? और वैध अवैध का खेल क्या है, यह भी देखना होगा। बहरहाल लगातार इस तरह से साजिशें हो रही हैं और भारतीयों को गुलाम बनाया जा रहा है। जी हां, और इसी गुलामी का असर है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो हर साल अपनी हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार करती है, उस रिपोर्ट में बता दिया कि भारत के में खुशहाली की स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर है। पाकिस्तान की हमसे बहुत अच्छी स्थिति है। यानी हमारे यहां चाहे जो दावे वादे किए जाएं, बावजूद इसके हम बद से बदतर हैं। ठीक है, हम कभी भी फिनलैंड जैसे नहीं थे। हम कभी भी तमाम सारे ऐसे देश हैं जिनके जैसे नहीं थे, लेकिन कम से कम औसत दर्जे के तो थे ना। लेकिन आज हमारा औसत दर्जा भी छीन लिया गया है। यह स्थिति नरेंद्र मोदी की संघ की डबल इंजन की सरकारों में हुई है। और तमाम सारे ऐसे राज्य हैं जहां आपको लगेगा कि शायद वहां पर सरकार डबल इंजन की नहीं है, लेकिन वहां भी असल में डबल इंजन का ही खेल खेला जाता है। उसी पे आता हूं कि कैसे आपकी खुशहाली छीनने की साजिशें होती। और राहुल गांधी हर बार यह कहते हैं कि अब लड़ाई सिर्फ आरएसएस बीजेपी से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। और इंडियन स्टेट का क्या मतलब है वह समझ लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक पंडित जी मिश्रा जी जज थे और वो जज जेएम से प्रमोट होते होते बने। तमाम उनके कारनामे प्रसिद्ध हैं, जहां जहां वो तैनात रहे हैं आप पता कर लीजिए जाके। कुछ जगह का मैं भी निजी तौर पे जानता हूं। तो साहब वो कहते हैं एक लड़की के अगर स्तन दबाए जाए, एक लड़की के तमाम निजी अंगों को अगर टच किया जाए और तमाम तरह से उससे बदसलूकी की जाए और उसको फिर नीचे सड़क से नीचे ले जाके पुलिया के कोने में उसका सलवार का नाड़ा खोल दिया जाए, तो यह रेप करने की कोशिश नहीं है और रेप करने की कोशिश का भी यह मामला नहीं माना जाएगा और इसे खारिज कर दिया जाता है। सोचिए आप। और वो बच्ची जिसके साथ ये होता है वो नाबालिग होती है, छोटी बच्ची होती है, 12-13 साल की। जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका होता है बच्ची को गलत नियत से छूना ही अपने आप में पास्को एक्ट है और उसे जो होना चाहिए। तो अब आप समझ लीजिए स्तन क्या शौक के लिए दबाए जा रहे थे, बाकी और निजी अंगों को किस आशय से स्पर्श किया जा रहा था, नाड़ा कितने महान कार्य के लिए खोला जा रहा था। तो अब आप समझ सकते हैं ये वही जज हैं जिन्होंने मैनपुरी के उन
आधा दर्जन लड़कों को बरी कर दिया था कि ये रेप नहीं है, ये तो ऐसे है, और रेप से बरी कर दिया था। तो अब आप समझिए, इस तरह के जजेज जब होंगे हाई कोर्ट में तो आपको कौन सा न्याय मिलेगा। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं, और इसी तरीके से होता है। नागपुर में सरकार ने दंगे कराए, वहां के मुख्यमंत्री ने आग जलवाई, घी डाला, और जिस तरह से जहर बोया, दंगों का सारा खेल रचा गया। और उसके बाद उस पर जो 8 लड़के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जिन्होंने इस पूरे का काम किया, वो इज्जत से जाते हैं, कुर्सियों में थाने की बैठते हैं और कहते हैं हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं, हमें कर लीजिए गिरफ्तार। और उसके बाद उन्हें अदालत ले जाया जाता है, 3000 के मुचलके पर उन सबको जमानत दे दी जाती है। सोचिए, यह है। और वहीं 50 से अधिक लड़के दूसरे समुदाय के गिरफ्तार किए जाते हैं और कहा जाता है ये तो बांग्लादेश की साजिश है। मैं भी मान लेता हूं बांग्लादेश की साजिश है। तो क्या बांग्लादेश को इसके खिलाफ चिट्ठी लिखी, कोई कड़े एक्शन के लिए कहा, कोई चीज करी गई? नहीं की गई। ये वैसे ही है, जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे थे तो कह रहे, बड़ा शोर मचा रहे थे तमाम सारे, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से आवाज नहीं आई। नेता राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या उनके तमाम सारे नेताओं ने इसका विरोध किया और कहा बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा एक्शन लीजिए। तो साहब मोदी चुप्पी साध गए, डर गए, आज तक आवाज नहीं निकली, आज तक बांग्लादेश पे नहीं बोले। मणिपुर में आग लगाई गई और सारी साजिशें सरकार ने करी, आज तक नरेंद्र मोदी न गए न उस पर कुछ हुआ। अब फिर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मणिपुर में फिर हिंसा हुई है। अब आप समझ सकते हैं ये सब कुछ बार बार हो रहा है, लेकिन साहब कोई पूछने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक के 6 जजों ने कह दिया कि हम वहां जाएंगे, देखेंगे हालात को, लेकिन साहब भारत सरकार नहीं जा पाएगी। तो यह है। इसके बाद जिस तरह से देश भर में दंगे कराने की साजिशें रची जा रही हैं, हिंदू मुस्लिम के नफरत बोई जा रही है, तमाम साजिशें की जा रही, वो किसी से छिपी नहीं। और इसके बाद डर इतना है कि डोनाल्ड ट्रंप मुंह पर डांट देता है, गालियां दे देता है, तब भी मुस्कुराते रहते हैं। एलन मस्क के छोटे छोटे बच्चों और नैनी के साथ मीटिंग करवाते हैं अपने तमाम देश के मंत्रियों और तमाम बड़े बड़े पदासीन अफसरों के साथ। कौन सी मीटिंग थी? और उसके बाद सारा धंधा करने का अधिकार एलन मस्क को भारत में मिल जाता है। तो यह मोदी है, यह मोदी का राज है, क्योंकि यह संघ का राज है। अब आता हूं संघ पे कि संघ ने ऐसा किया क्या। संघ ने साजिशें तो बहुत सालों से रच रहे हैं, आज से नहीं, जाने कब से रच रहे हैं। इन्होंने शिवाजी के खिलाफ साजिश रची, तब चित्पावन ब्राह्मण के रूप में, और पेशवास को जिस तरह खड़ा किया, और उसके बाद में सर्वशक्तिशाली होकर उमड़े। अंग्रेजी हुकूमत आई तो अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए और आरएसएस नाम से संगठन बना लिया, और संगठन बना के फिर लड़ाने का काम किया, देश को बांटने का काम किया और सारी साजिशें रची। उसके बाद में जब देश आजाद हो गया तो इन्होंने देश को अस्थिर करने का काम किया, चाहे नेहरू की सरकार हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री की सरकार हो, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार हो, राजीव गांधी की सरकार हो, या और तमाम सरकारें। और जब ये पूर्ण सत्ता में आए तो इन्होंने तानाशाही स्थापित करने के काम किए। सबसे पहले इन्होंने किसानों को मारने की साजिश रची, क्योंकि किसानों से इन्हें बड़ा खतरा है। इन्होंने मीडिया को गुलाम बनाया, इन्होंने तमाम सरकारी संस्थाओं, चाहे न्यायालय हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे पुलिस हो, चाहे और जांच एजेंसियां हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सबको गुलाम बनाया। और इसका उदाहरण खुद इन्हीं के जवाब में मिल जाता है। संसद के भीतर निर्मला सीतारमण ने माना कि उनकी सरकार में 193 विपक्ष के सांसदों के खिलाफ
ईडी ने मामले दर्ज किए, विधायकों के खिलाफ दर्ज किए, और 193 जो विधायक सांसदों के खिलाफ मामले दर्ज किए, उनमें सिर्फ 2 में अदालत में सही पाए गए, बाकी सब झूठे हैं। यानी अब आप समझ लीजिए, अभी भूपेश बघेल के यहां छापेमारी करी गई, ऐसे ही करके ये करते हैं जिससे डर जाइए, बिक जाइए, खरीद जाइए और सब कुछ करिए। उसका उदाहरण हमने देख लिया है एनडीटीवी पे, कैसे वो नहीं बर्दाश्त कर पाया, सरेंडर कर दिया। ऐसी तमाम नेताओं ने सरेंडर कर दिया, और जो इनके पास चले गए, ऐसे 25 नेताओं की सूची तो इंडियन एक्सप्रेस ने छापी थी कि इनके पास चले गए तो इनके सारे केस धुल गए। अब आप समझिए, वही सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे और वही इनके पास चले गए, सब धुल गए। यह सत्य है। तो इससे आप इनकी साजिशें समझ सकते हैं। इन्होंने 1984 में साजिश रची, और खुद लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में लिखा है कि इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं करना चाहती थी, हमने और अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले धरना दिया, दबाव डाला, इतना विवश कर दिया कि उन्हें यह करना पड़ा। और उसके बाद ये जाके उनके साथ खड़े हो गए जो नाराज थे, और फिर इंदिरा गांधी की हत्या की जो साजिश रची गई वो किसी से छिपी नहीं। कैसे कैसे क्या की गई। फिर जो दिल्ली में और तमाम जगह सिख विरोधी दंगे हुए, उन सब में 70% लोग आरएसएस के थे। इसका उदाहरण आपको दिल्ली से ही मिल जाएगा कि दिल्ली में 1984 के दंगों में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसी के मुताबिक 49 लीडर्स थे इनके आरएसएस बीजेपी के, जिन्होंने वो दंगे कराए थे सिख विरोधी, जिन्होंने सारा खेल रचा था। बाकी तो भीड़ बह जाती है। तो यह खेल हुआ था, कहीं कोई रोल कांग्रेस की लीडरशिप का नहीं था। तो यह समझिए, लेकिन बदनाम किया गया। फिर बाद में, उसी के बाद में, चाहे 2002 के दंगे हो या 92 के दंगे हो, या आप और जितने भी दंगे देखेंगे, सारे दंगे आरएसएस प्रायोजित होते हैं, बीजेपी के कराए होते हैं। पूरे देश में आप देख सकते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, किसानों के खिलाफ करते हैं, क्योंकि किसान ही एक ऐसा था जो कोविड में भारत की जीडीपी बचा रहा था। ये नहीं चाहते हैं भारत को गुलाम बनाने के लिए जरूरी है कि कुछ न रह जाए। उसका नतीजा क्या है? जो किसान अपनी मांग के लिए पहले बैठे थे, तो आप याद करिए किस तरीके से ये कहानी बता रहे थे। और जब 13 महीने से खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका रास्ता इन्होंने रोका, सड़क पुलिस ने रोकी, आम आदमी पार्टी ने और बीजेपी ने मिलकर रोकी। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसका जन्म उस अन्ना के आंदोलन से हुआ जिसे आरएसएस ने तैयार किया था। अजीत डोभाल के विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन ने किस तरह से विदेशी पैसे के जरिए किया था। फोर्ड फाउंडेशन के पैसे से चलने वाले ये संस्था। आम आदमी पार्टी का भी, अरविंद केजरीवाल का भी जन्म वही अमेरिका की उसी सीआईए की साजिश के तहत हुआ, जो साजिश इंदिरा गांधी के खिलाफ रची गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ रची गई थी, राजीव गांधी के खिलाफ रची गई थी, उसी सीआईए की साजिश के तहत ये सब तैयार किए गए। क्योंकि संघ सदैव सीआईए के साथ रहा है, तो साहब उससे जन्म होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है। जो अरविंद केजरीवाल का परिवार है, वो जाके देख लीजिए, सदैव से आरएसएस से जुड़ा रहा है, तो आप सब सच जान जाएंगे। तो वो अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली हार जाता है तो पंजाब आ जाता है, और पंजाब में जैसे ही आता है तो आरएसएस का एजेंडा तेजी से चलने लगता है। और नतीजा क्या होता है? पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल जो बीजेपी के मंत्री हैं, और उसके बाद में हरपाल चीमा और ये सब बैठते हैं। किसानों को आमंत्रित, नेताओं को आमंत्रित किया जाता है यह बुलाने के लिए कि हाँ चर्चा करेंगे, और वहीं पे उन्हें गिरफ्तार कर दिया। और उसके बाद में पूरा उनके ऊपर बुलडोजर चलते हैं, उनके शिविर तोड़े जाते हैं, उनके मंच तोड़े जाते हैं, सारी चीजें तबाह कर दी। मुख्यमंत्री भगवंत उन्होंने कोई वायलेंस तानाशाही पर उतर आए। उन्हीं के 2-3 दर्जन लोग मार डाले गए, किसान मार डाले गए, विवश कर दिए गए। लेकिन ना तो भगवंत मान उनके पास कभी गया दर्द साझा करने, न उनसे बात की, ना ही अरविंद केजरीवाल ने किया। राहुल गांधी ने जरूर बात की, संसद में बुला के बात की थी उस परिसर में, और उसके अलावा
फोन पर भी बात की। जगजीत सिंह डल्लेवाल जो 115 दिनों से वहां पर अनशन पर बैठे हुए थे, मरणाव्रत पे थे, उनको तक गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप सोचिए कितना गुनाह किया जाता है। निहत्थे शांत प्रिय किसानों को किया जाता है, जिन किसानों के समर्थन की बात कह के ये सत्ता में आए थे। और इस तरह से इससे दिख जाता है कि कैसे इन्होंने साजिशें रची। यही वजह है कि पंजाब बर्बादी में जा रहा है, पंजाब कर्ज में समा रहा है, तमाम बुरी स्थितियां हैं, न रोजगार है न कुछ है, सब हथकड़ियों बेड़ियों में पड़े हैं। और यह हालत है डरा करके, और वैसे ही सत्ता विज्ञापन और सबके बूते खड़ी है। यही महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र की 9.5 लाख करोड़ की जो है कर्जदार हो चुकी है सरकार, और ऐसे में वो सारी चीजें करने के लिए दंगे फसाद करा के सरकार। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार 8 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में समा चुकी है, तो वो भी साजिशें रचते हैं। तो ये साजिशें उन्हीं से सीखते हैं, और वही इन्होंने किया जिससे ध्यान भटकाया जाए। और किसानों के दोनों बड़े दुश्मन हैं, तो यह दिखाई दे रहा है। अमेरिका को अनुमति दे दी है कि भारत में अपने प्रोडक्ट लेके आओ, यानी भारत के किसान को तबाह कर देना है, खत्म कर देना है। तो यह इनकी नीति। जहां पंजाब में कपास की खेती जो होती थी 4.20 लाख हेक्टेयर में होती थी, वो अब सिर्फ 94 हेक्टेयर में हो गई। अब आप सोचिए कितनी बुरी स्थिति है। बाकी एमएसएमई से लेके सारे उद्योग धंधे बर्बाद। तो यह साजिश है केजरीवाल और मोदी की मिली हुई। तो यह संघियों का खेल देखिए। अभी भी वक्त है, समझ जाइए। समझ जाएंगे तो शायद फिर से खुशहाली वापस आ जाए, नहीं तो बर्बादी तो तय है। जय